अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम बनाम सरकार की नई एपिसोड के साथ राना बॉबी आपके सामने मौजूद है। तमाम देखने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन और हज़रात, बल्दियाती इलेक्शंस 2025 एक बार फिर से हवा पंजाब असम्बली में उड़ी है और बिल पेश कर दिया गया है, तजावीज़ भी पेश कर दी गई हैं। किस तरह से सारा मामला होना चाहिए वो भी तजावीज़ टेबल पर रख दी गई हैं और एक कमेटी तश्कील दी गई है जिसका काम है 2 माह बाद बताना कि रिजल्ट्स क्या हैं, तो जवाब तलबी भी कर दी गई है। मेरे पास एक रिपोर्ट भी है, इस हवाले से हम उसको प्रोग्राम में शामिल करते हैं, फिर बाकी तफसीलात मैं आप तक पहुंचाता हूं। जनाब, पंजाब हुकूमत ने बल्दियाती इलेक्शंस की तैयारियों का बाकायदा आगाज़ किया है। पंजाब असम्बली में नया बल्दियाती एक्ट 2025 मुतारफ़ करवा दिया गया। बिल की मंजूरी पर यूनियन काउंसिल चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के इलेक्शंस खुफिया राय शुमारी की बजाय शो ऑफ हैंड के जरिए होंगे। तरमीम के बाद पार्टी का मुंतखब करदा उम्मीदवार और ज़्यादा काउंसलर्स वाले की जीत होगी। इससे कबल वफादारियाँ तब्दील हो जाती थी। पार्टी फैसले से इनहराफ करने वाले को पार्टी निकालने का इख्तियार रखेगी। ज़िला काउंसिल खत्म, ज़िला अथॉरिटी बनाई जाएगी। हर ज़िले का डिप्टी कमिश्नर चेयरमैन होगा। पंजाब लोकल गवर्नमेंट बिल 2025 में ज़िला काउंसिल को ख़त्म करके ज़िला अथॉरिटी बनाए जाने की तजवीज़ दे दी गई। हर ज़िला अथॉरिटी में चेयरमैन यूनियन काउंसिल के मेम्बरान होंगे। ज़िला महकमा सेहत, महकमा तालीम, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट्स, पॉपुलेशन कंट्रोल, स्पोर्ट्स, ट्रांसपोर्ट, सिविल डिफेंस, पब्लिक हेल्थ, इंजीनियरिंग, आर्ट्स एंड कल्चर और टूरिज्म शामिल हैं, जिनको डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी का दर्जा हासिल होगा। मकामी हुकूमत की इकाई यूनियन काउंसिल होगी। तमाम ज़िले को लोकल गवर्नमेंट यूनिट्स में तकसीम किया जाएगा। यूनियन काउंसिल के 9 जनरल काउंसलर होंगे, जबकि एक खातून काउंसलर, एक अकलियती काउंसलर, एक यूथ काउंसलर और एक किसान या लेबर की मखसूस नशिस्तें होंगी। यूनियन काउंसलर्स के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का चुनाव हाउस के मुंतखब मेम्बरान करेंगे। तहसील काउंसिल का चेयरमैन और 2 वाइस चेयरमैन होंगे। मखसूस नशिस्तों के अलावा तमाम यूनियन काउंसिलों के चेयरमैन मुंतखब होंगे। शहरी इलाकों में टाउन कॉरपोरेशन होगी, जिसका एक मेयर और 2 डिप्टी मेयर होंगे। मखसूस नशिस्तों के अलावा तमाम यूनियन काउंसिल के चेयरमैन मेंबर होंगे। ज़िला मरी को छोड़कर तमाम शहरों में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होंगी। इसमें काफ़ी चीज़ें ख़वातीन और हज़रात और लोकल बॉडी का होना किस कदर अहम और ज़रूरी है, आज इस पर बात करेंगे। और जो बल्दियाती इलेक्शंस हैं, इनमें ताख़ीर अब तक क्यों हुई है, रीज़न्स क्या हैं, इस पर भी बात करेंगे। और कुछ ऐसे सवालों पर से पर्दा उठाएंगे जिनका जवाबात आप भी जानना चाहते हैं, हम भी जानना चाहते हैं। सो आइए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और आज के टॉपिक के हवाले से जो रेलिवेंट शख्सियात हैं उनसे मुलाकात करते हैं। जमातों को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनसे मुलाकात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या कहना है। सो आइए आज के टॉपिक से रेलिवेंट शख्सियत से मुलाकात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि बल्दियाती इलेक्शंस की ताख़ीर की वजह क्या है। अगर ये होते हैं तो इसमें किसका फ़ायदा होगा और किसका नुकसान होगा। जो पार्टी मेम्बरान हैं, जो पार्टीज़ को लीड कर रहे हैं, आइए उनसे मुलाकात करते हैं और उनकी क्या सोच है बल्दियाती एक्ट 2025 के हवाले से, इन इलेक्शंस के हवाले से वो क्या कहते हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम बनाम सरकार। ख़वातीन और हज़रात, पंजाब के अंदर बल्दियाती इलेक्शंस बारहा इस बार जिक्र भी हो चुका है इस बात पे, और हमने कुछ अर्सा पहले भी इस पर प्रोग्राम किया था, तब भी हल्की सी छेड़छाड़ी हुई थी बल्दियाती इलेक्शंस को लेकर के। इस बार फिर जनाब अब सुनने में आ रहा है कि बल्दियाती इलेक्शंस का जो है बाकायदा इनकाद और एक्ट 2025 मुतारफ़ कराया जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है लोकल बॉडी का होना, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। जो आपकी लोकल सतह पे मामलात आपकी लोकल बॉडी कर सकती है, वो जो दूसरे शहरों में जो ऐवान में बैठे हैं वो लोग नहीं कर सकते। देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट, इसमें तो दो राय है ही नहीं। लेकिन बहुत ज़्यादा गैप हो गया इसके अंदर और अभी तक इन इलेक्शंस की सिर्फ बारहा बात होती है, जिक्र होता है। साल पहले भी हुआ था, 6 महीने पहले भी हुआ था, अब फिर दोबारा से सुनने में आ रहा है। एक कंप्लीट राय लेना बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ महबूब ज़मान भट्ट साहब मौजूद हैं। आप ज़िले अमीर जमात इस्लामी फैसलाबाद हैं और हम पहले भी इस पर गुफ्तगू कर चुके हैं, लेकिन इस बार अब दोबारा से जनाब ये पेश किया गया है, ये इस बारे में बात की जा रही है। तो क्या कहना है सर, कैसे बारे में बात करते हैं सर, कैसे ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा सर, बल्दियाती इलेक्शंस फिर हम दोबारा उसी मोड़ पर खड़े हुए हैं जहां से हम कुछ अर्सा पहले गुजर कर गए थे। क्या कहेंगे सर इस हवाले से कि अब फिर दोबारा से असम्बली के अंदर ये थोड़ी हलचल हुई है, आपके नज़दीक ये क्या है? मेरा ख्याल है जी कि मुस्लिम लीग नून इलेक्शन नहीं करवाना चाहती और ये जो मुसव्वदा इस वक्त हमारी नज़रों के सामने है, ये इतना नॉन सीरियस एफर्ट है मेरे नज़दीक कि जिसको देखकर लग रहा है कि वो इसको जो है वो ख़राब करना चाह रहे हैं, पूरे इशू को डिले करना चाह रहे हैं। उन्होंने इसमें बेसिक्स को ही मलूज़ ख़ातर नहीं रखा और जिसकी वजह से लग ये रहा है कि ये डिले होता रहेगा और ये 2025 से 2026 में चला जाएगा और वो देखेंगे कि कब उनके लिए हालात फेवरेबल होते हैं तो तब वो इलेक्शन करवाएंगे या तब भी नहीं करवाएंगे, क्योंकि
ایم پی ایز ایم این ایز اور یہ سیاسی حکومتیں طویل عرصے سے لوکل گورنمنٹ باڈیز جو ہیں ان کے الیکشن سے جو ہے وہ ہمیشہ سے بھاگتی رہی ہیں, اور آپ نے دیکھا کہ پہلے بھی 2015 میں بھی بڑی مشکل سے ہوئے, اور بعد میں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا, ان کے اختیارات اور ان کی بار بار جو ہے وہ فراغت. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ایفرٹ جو ہے وہ لوگوں کی اور سیاسی جماعتوں کی, سیاسی کارکنوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے مترادف. اس کے اندر دیکھیں ذاتی مفادات اگر ہم کہیں تو کیا یہ غلط نہیں ہوگا یا کیا یہ غلط ہوگا؟ میرا خیال ہے کہ یہ سیاسی مفادات کی وجہ سے اس طرح کی چیز انہوں نے وہ لائے ہیں, کیونکہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم الیکشن نہیں جیت سکتے, تو اس طرح کا ایک سیٹ اپ بنایا جائے غیر جماعتی ٹائپ کہ جس میں جو ہے وہ ان پہ کے اوپر کوئی بلیم بھی نہ آئے کہ جی ہم ہار گئے ہیں, عوام نے ہمیں مسترد کر دیا ہے, اور وہ اپنی ساری سیٹوں کو بھی کیپچر کر لیں اور اپنے اختیارات کی اور اپنے اقتدار کی بنیاد پر جو ہے وہ اس ادارے پر بھی جو ہے وہ براجمان ہو جائیں اور اس وصولی کریں جو وہ مطلب طریقہ کار ہوتا ہے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مفادات کی وجہ سے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. اچھا سر, مسائل تو دن بہ دن بڑھتے چلے جا رہے ہیں. آپ تعلیم سے لے کر صحت کی بات کر لیں, صحت سے لے کے آپ سڑکوں کی بات کر لیں, صاف ستھرائی کی بات کر لیں. I mean there are so many hundreds of issues on the table, on the tips جن پہ آپ بات کر سکتے ہیں, لیکن ابھی ہم صرف ایک تذکرہ کر رہے ہیں. تو سر مجھے یہ بتائیے پھر لوکل باڈی کا ہونا آپ کے نزدیک کس قدر اہمیت رکھتا ہے؟ دیکھیں جی, لوکل باڈیز جو الیکشن ہیں یہ تو ایک آپ سمجھ لیں کہ جمہوریت کی ریڑھ کی ہڈی ہے, اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری جو سو کال جمہوری ادارے ہیں وہ سب سے زیادہ مخالف جو ہے وہ اسی لوکل باڈیز کے ہیں, اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے فنڈز نیچے چلے جائیں گے, ہمارے اختیارات نیچے چلے جائیں گے اور شیئرنگ آ جائے گی, اور اختیار جو ہے وہ براہ راست گلی محلے کے افراد کے اندر چلا جائے گا, اور جو ایلیٹ کلاس ہے اور اشرافیہ سو کالڈ ہے یا حقیقی جو بھی اس کو کہہ لیں, اس کے ہاتھ سے اقتدار کسی نہ کسی طرح سرک جائے گا. تو اس لیے وہ اس طرح کی جو ہے وہ الیکشن میں یا تو کرواتے نہیں ہیں, یا سپریم کورٹ اور کورٹس کی مجبوری کی وجہ سے اگر اور پریشر کی وجہ سے کروا لیں پھر ان کو اختیارات نہیں دیتے, اور اگر اختیارات کچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں تو پھر ان کو درمیان میں کہیں معطل کر دیا, کہیں پر جو ہے وہ ان کو فریز کر دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بدنیتی ہے ان ساری سیاسی جماعتوں کی جو بھی اس وقت ہیں, جو پچھلی حکومت تھی, ان سب کا ایک طرح کا وتیرہ ہے. سر دیکھیں 2 مہینے کا ٹارگٹ ہے اور جواب طلبی ہے, کیا یہ بات آپ کو بھی نان سیریس لگتی ہے, یا صرف یہ وہ لالی پاپ ہے کہ جو بھی 2 مہینے بعد پھر کوئی نئی چیزیں ایڈ آن ہو جائیں گی, پھر اس کے اندر ڈیلے آ جائے گا, کیا کچھ ایسا لگتا ہے؟ یہ ایسے ہی ہے. دیکھیں اس میں انہوں نے جو تجویز کی ہے وہ یہ ہے کہ یونین کونسل جو ہے اس کی سطح پر, خواہ وہ دیہات کی ہو, خواہ وہ چھوٹے شہروں کی ہو, خواہ وہ بڑے شہر کی, یعنی میٹروپولیٹن میونسپل کارپوریشن, میونسپل کمیٹی, ٹاؤن کمیٹی اگر ہے اس میں, اور پھر جو ہے وہ دیہات, ہر جگہ پر جو ہے یونین کونسل میں پہلے 9 کونسلر منتخب کیے جائیں گے غیر جماعتی بنیاد پر, اور ظاہر ہے کہ وہ متناسب نمائندگی پر ہوں گے کہ جو اپر جو ہے وہ 9 آگے اوپر ووٹوں کے اعتبار سے, پھر وہ 4 جو ہے وہ اسپیشل سیٹس ان کو جو ہے وہ 9 منتخب کریں گے. اچھا, یہاں سے ایک بدنیتی ظاہر ہو رہی ہے کہ پچھلے دیکھیں نا, پہیہ پیچھے کی جانب نہیں گھمایا جا سکتا, یہ اب آگے کی جانب چلے گا. پاکستان ایک طویل سفر غیر جماعتی سے جماعتی الیکشن کی لوکل باڈیز میں کیا ہے, اور پچھلے 2015 کا الیکشن میں کورٹس نے فیصلے کیے کہ جی آپ الیکشن جو ہے وہ جماعتی کروائیں. اب ظاہر ہے کہ یہ جماعتی الیکشن تمام صوبوں میں ہوئے, اب آپ دوبارہ جو ہے وہ الٹی گنگا بہانے چلے ہیں کہ لو جی یہ غیر جماعتی ہوں, وائے مطلب وہ تو ایک بھلے وقتوں میں کب ہو گیا. اور پھر دوسرا یہ کہ آپ ظاہر ہے کہ لوگوں کو پھر آپ برادری کی اور دھڑے بندی اور چھوٹے چھوٹے مفادات کی بھینٹ چڑھانا چاہتے ہیں, جبکہ اب چاہیے یہ کہ لوگ نیشنل ایک ان میں سوچ پیدا ہو اور ایک اجتماعی سوچ پیدا ہو اور سیاسی جماعتیں مستحکم ہوں. لیکن اس سے نظر آ رہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ سیاسی جماعتیں کمزور ہوں, اور اس کے نتیجے میں یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ 9 افراد منتخب ہوں گے, اور پھر مرضی کا بندہ لانا حکومت کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا. ظاہر ہے وہ ان میں سے کسی ایک کو چن کر جو ہے وہ پریشر کے ذریعے سے 8-9 بندوں کو مینج کرنا کون سا مشکل ہے, اور وہ مرضی کے جو ہے وہ چیئرمین لائیں گے, مرضی کا ان کا جو ہے وہ تحصیل کا, مرضی کا میٹروپولیٹن کے جو ہے وہ ذمہ داران یا جو بھی میئرز وغیرہ ہوں گے. تو یہ اس طرح کے الیکشن میں نہیں سمجھتا کہ ان کی کوئی اہمیت ہوگی. یہ میں تو سمجھتا ہوں کہ انہوں نے خراب کرنے کے لیے کس طرح کا جو ہے وہ درمیان میں ایک ڈول ڈالا ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر, میں تھوڑا سا آپ کی پارٹی کے وجہ سے بھی بات کرتے ہیں, آپ نے بڑی خدمات سر انجام دی ہیں.
اگر آپ کی پارٹی کے ممبران جو ہیں اگر وہ پاور میں آتے ہیں, آپ پاور میں آتے ہیں, تو کچھ ایجنڈا ہوتے ہیں, ہر پارٹی کے کچھ ایجنڈاز ہوتے ہیں. میں تھوڑا ان ایجنڈوں پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی سوچ, آپ کی رائے بہتری کی جانب کیا ہے؟ دیکھیں جی, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اس وقت موضوع ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ سب سے پہلے تو بنیادی جمہوریت اور یہ لوکل باڈیز کا جو معاملہ ہے, اس میں یہ ہے کہ جتنے لوگ لوکل سطح پر انوالو ہوں گے, لوگ جو ہے وہ ان کے مسائل نچلی سطح پر حل ہوں گے, اور یہ بہترین فارمولہ ہے. اس میں جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے مسائل, اب گٹر کا معاملہ ایم پی اے کے پاس جائے, کیسی عجیب حرکت ہے. مطلب یہ لوکلی سطح پر, محلے کی سطح پر جس کا جو ایشو ہے وہ وہاں پر اس کو بھگتائے, اور وہاں کے مسئلے وہاں پر حل ہوں. تو انہوں نے خود اپنے انڈر رکھی ہوئی چیزیں کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی ہمارا ہی دروازہ جو ہے وہ کھٹکھٹایا جائے, اس لیے نا کہ ان کے مفادات ہیں, اس میں ان کا جو ہے وہ پرسنٹیج چلتا ہے, ان کی آمدنی کا ذریعہ ہے. جماعت اسلامی تو ظاہر ہے صاف ستھری جماعت ہے, اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی یہ چاہتی ہے کہ لوکلی سطح پر جو ہے وہ لوگوں کو اختیارات دیا جائے, اور سب کے فائدے کے لیے اوپر والے اپنا کام قانون سازی کا اور صوبائی محکموں کے بارے میں ان کی نگرانی صوبائی گورنمنٹ کرے, ایم پی ایز کریں, اور نیشنل سطح پر وہ کام ہو اور نچلی سطح پر نچلا کام ہو. تو یہ ایک جو توازن ہوگا, اسی سے معاشرہ آگے بڑھے گا اور جمہوریت پنپے گی. تھینک یو ویری مچ فار پریشیس ٹائم محبوب صاحب. خواتین حضرات, بڑا امپورٹنٹ ڈسکشن محبوب صاحب کے ساتھ ہوا ہے, اینڈ ڈیفینیٹلی لوکل باڈی اگر ہوگی تبھی جو لوکل سطح پہ مسائل ہیں ان کے حل ملیں گے, ورنہ تو لائنیں لگی رہیں گی اور یوں ہی سنوائیوں پہ سنوائیاں ہوتی رہیں گی, لیکن عمل نہیں ہو پائے گا. آئیے آگے بڑھتے ہیں, پروگرام میں چیزیں شامل کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. خواتین حضرات, بلدیاتی الیکشنز 2025 ایک بار پھر سے ہلکی سی آپ کہیں تو سرسراہٹ ہوئی ہے اسمبلی میں, اور بل جو ہے وہ پیش کر دیا گیا ہے, یعنی جو تجاویز ہیں بیسکلی انہیں نوٹ ڈاؤن کر دیا گیا ہے. اب 2 ماہ کی مدت بھی دے دی گئی ہے کہ 2 مہینے کے اندر اندر کچھ ریزلٹس سامنے لے کر کے آئیں, کچھ بتائیں کیا پاسبلٹی ہے آنے والے وقت میں. لیکن اب یہ جو سرسراہٹ ہے, یہ کیا یہ ہمیشہ کی طرح ہی کا ایک پرانا وتیرہ ہے, یا اس بار کچھ میچورٹی ہے اس کے اندر یا نہیں, اس پر بات کریں گے. عبدالرحمان صاحب آف کورس آپ جانتے ہیں کہ تو ہمارے 41 کا بڑا زبردست حصہ بھی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ فارمر پریزیڈنٹ ہیں پریس کلب, اور ڈیفینیٹلی لوکل باڈیز کے ساتھ بلدیاتی الیکشنز کے معاملات میں اور فیصل آباد کے دیگر معاملات میں بخوبی جانتے بھی ہیں, اور آف کورس بڑی ایک اوتھینٹک بات بھی کریں گے, تو ان کے ساتھ بات کرنا بڑا ضروری ہے. سر کیسے, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا شکر, آپ سنائیں. کرم اللہ کا ٹھیک ٹھاک. اچھا عبدالرحمان بھائی, بلدیاتی الیکشنز 2025 کیا دیکھتے ہیں؟ فرحان صاحب, امید تو بنی ہے کہ الیکشن اسی برس میں ہو جائیں گے, یہ بجٹ میں پیسے رکھے جائیں گے, کیونکہ میاں نواز شریف اپنی سیاست دوبارہ چاہ رہے ہیں کہ بلدیات کے ذریعے پینیٹریٹ کیا جائے, کیونکہ ان کی بڑی سیاست ڈیمیج ہوئی ہے, ان کے بڑے ورکرز ڈیمیج ہوئے ہیں, اور پھر اس میں ان کو ٹکٹ دینے کے لیے مناسب بندے نہیں مل رہے تھے. تو بلدیات کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ بندے ٹیسٹ ہو جاتے ہیں کہ کون سے جس میں کون کتنا کیپیبل ہے ایگزیکٹلی, اور پولیٹیکل کتنا جو ہے وہ بہتر ہے. دیکھیں یہ ابھی پی ٹی آئی کا دیکھ لیں, بہت سارے ایم پی ایز ان کے سابق یو سی چیئرمین ہیں, تو یعنی کہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنا ایک یو سی چلا رہے ہوتے ہیں, ان کو آئیڈیا ہوتا ہے سیاست کیسے کرنی, ووٹ کیسے بھگتانے. تو یہی وہ لوگ ہیں جو ایم پی ایم این ایز بن کر پھر زیادہ اچھے طریقے سے ڈیلیور بھی کرتے ہیں اور جیتنے کی پوزیشن بھی رکھتے ہیں. اس وجہ سے اب بلدیات کا مجھے لگ رہا ہے کہ بن جائے گا, کیونکہ دیکھیں شہر میں ایک میئر آ جاتا ہے, 2 ڈپٹی میئر آ جاتے ہیں, اسی طرح سے جو تحصیل کونسلز ہیں وہاں پر چیئرمین بن جاتے ہیں یا ناظم بن جاتے ہیں, تو پھر ان کو اٹھا کے ایم این اے بنانا آسان ہوتا ہے, بجائے اس کے کہ وہی روایتی پٹے ہوئے مورے. اور فیصل آباد میں دیکھیں سارے تو ہارے ہوئے ہیں, پنجاب میں ایسے ہے کہ آدھے لوگ ان کے ہار گئے ہیں, تو پھر ان کی جگہ جو ہے وہ نیا بلڈ آئے گا, ان کو ریپلیس کرے گا, اچھے چہرے ہوں گے. تو پھر وہ چاہ رہے ہیں کہ اسی برس بلدیات کر لیا جائے, کیونکہ دیکھیں 2018 کے الیکشن میں نون لیگ کو بلدیات نے بڑا فائدہ دیا تھا, 2024 کے الیکشن میں بلدیات نہیں تھی تو ان کو بڑا خسارہ ہوا. نون لیگ کی جیسے سیاست چلتی ہے کہ وہ دڑوں پہ زیادہ فوکس رکھتے ہیں, عام جو ہے وہ جنتا سے پی ٹی آئی کے طرز پہ اس طرح سے ووٹ نہیں جو ہے وہ مانگتے, یا ان کی پاپولیرٹی بھی اس طرح سے نہیں ہے کہ جس کو ہم کہہ لیں کہ یہاں پر کھمبے کو بھی ووٹ دیں گے تو وہ جیت جائے. کہا تو یہ جاتا ہے کہ جتنی بھی اپر باڈی ہے وہ یہ چاہتی ہے, جو ایک گمان ہے لوگوں میں بھی اور جس طرح سے ہم ریلیونٹ لوگوں سے ملتے بھی ہیں, تو ان کی ایک جو سوچ ہے وہ بات یہ ہے کہ جو اپر باڈی ہے وہ یہ نہیں چاہتی اپنے ان کے سیاسی مفادات کہہ لیں, ان کے ذاتی مفادات کہہ لیں, یا وہ کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں, اس لیے وہ بلدیاتی الیکشنز کی فیور میں نہیں ہے. آپ کو کیا لگتا ہے ایسا ہے؟ بالکل رن صاحب, ایسے ہی دیکھیں یہ جو سارے اختیارات ہوں گے, میں اب مثال دیتا ہوں کہ کارپوریشن کے پاس 8-10 ارب روپے کا بجٹ ہے, تو وہ کمشنر اس کے ایڈمنسٹریٹر, ضلع کونسل کے پاس کو 5-7 ارب روپے ہے تو وہ ڈپٹی کمشنر اس کے ایڈمنسٹریٹر ہے, تو وہ سی ایم کی جانب سے ایک فون جاتا ہے تو وہ بجٹ سارا کا سارا جیسے چاہیں ڈائیورٹ ہو جاتا ہے. اگر اگر میئر ہو
तो मेयर कहेगा कि पहले हाउस में रखना है, फिर हर यूसी पे लगाना है, क्योंकि वो तो वोट लेके आया है और उसने सारे चेयरमैनों को राज़ी रखना है। तो ये फ़र्क आता है कि यहाँ पर एक सीएम के लिए 36 डिप्टी कमिश्नर और जो है वो 9 कमिश्नर्स को मैनेज करना आसान है, बजाय इसके कि वो हज़ारों बल्दियाती नुमाइंदगान को मैनेज करें। फिर MP MNAs को ये गिला होता है कि उनके डेरे वीरान हो गए हैं और यूसी चेयरमैनों के डेरे आबाद हो गए। देखिए, हमारे यहाँ लेजिस्लेशन का रवाज नहीं है, हमारे MP MNAs लेजिस्लेटर नहीं है, बल्कि वो गटरों के ढक्कन लगाने वाले हैं, वो सड़कें बनाने वाले हैं, वो सोलंग नालियाँ बनाने वाले हैं। उनका वही लेवल है, उनका लेजिस्लेशन लेवल भी नहीं है, और यही हमारा सबसे बड़ा मसला है। ये फेलियर भी है एग्जैक्टली कि जो लेजिस्लेचर हैं वो अपना काम छोड़ के वो सड़कें, सोलंग नालियाँ, लोगों को नौकरियाँ देना, सीवरेज का मसला हल करवाना, उसमें वो ज़्यादा इजी फील करते हैं। तो जब तक ये इख्तियारात, देखिए ये जितनी भी म्यूनसिपल सर्विसेज है ये लोकल बॉडीज़ के पास होनी चाहिए। MP MNAs कानून साजी करें। देखिए अगर ये हो जाता है जैसे मुशर्रफ दौर में, ज़िया दौर में या यूब दौर में हुआ था, तो बहुत सारे MP MNAs ये छोड़ के MP जो है वो मेयर, डिप्टी मेयर बनना पसंद करेंगे कि उसमें उनके पास फंड्स भी आएंगे, उसमें से उनके खर्चे काम करने को भी मिलेगा। सही है। और उनके फिर उधर से ही सारा कमीशन आता है ना। जो जेन्युइन MP MNAs हैं उनका ये काम नहीं होता और ना ही होना चाहिए। उनको महज पार्लियामेंटेरियंस होना चाहिए जैसे सेनेटर्स होते हैं। तो फिर ये इसी वजह से ये बात आपकी दुरुस्त है कि यही मुखालफत की वजह है। फिर ब्यूरोक्रेसी इसकी बड़ी मुखालफत करती है, पुलिस इसकी बड़ी मुखालफत करती है कि रूटीन के MP MNAs थोड़ी तादाद में होते हैं, वो बासानी मैनेज हो जाते हैं। बल्दियाती नुमाइंदगान बड़ी जगह जगह कहाँ जवाब दे होंगे हम। एग्जैक्टली और फिर पूरा शहर, फिर हर गली में, मोहल्ले में वो दफ्तर खुला होता है। तो सियासत बजाय इसके कि बड़े डेरों के गिर्द रहे, वो उनके गिर्द जाके घुमानी पड़ती है। आपको हर बंदा, हर यूसी चेयरमैन मुतमिन रखना पड़ता है। तो फिर नून लीग को ये भी नज़र आता है कि कहीं PTI ना जीत जाए। 2024 के इलेक्शन में उनको टिकट भी नहीं मिला, उनको निशान भी नहीं मिला, इसके बावजूद बड़ा इलेक्शन उन्होंने मैनेज हुआ। तो फिर यही कुछ बल्दियाती इलेक्शंस में होगा कि लोग कहीं पलट ही ना जाए ना कि इनके मुखालफिन को वोट दे दें। अच्छा, कहीं ये आपको लगता है कि कहीं ये लॉलीपॉप नहीं, जैसे पहले भी आज से 6 माह पहले भी हल्की सी बात उठी थी, अब फिर दोबारा बात उठी है, और तजावीज़ तो खैर हमेशा से ही टेबल पे जो है वो लोग रखते हैं। एक कमेटी बाकायदा जो तश्कील दी गई है, बल्कि मैं आप से ये भी जानना चाहूँगा, ये जो कमेटी तश्कील दी गई है जो इस पूरे बिल को मैनेज कर रही है और जो जवाब तलब भी, जो बाद में सेनेट को जवाब भी देगी और बताएगी भी कि क्या सही है और किसके अंडर कौन कौन सी जिम्मेदारियाँ होनी चाहिए, ये कमेटी कौन सी है? ये पंजाब असम्बली ने अपनी कमेटी बनाई है। जो लोकल बॉडीज़ के बिल को, कोई भी बिल आता है तो वो सबसे पहले कमेटी के पास जाता है कि उसमें तमाम जो लीगलिटीज़ का जायज़ा ले लिया जाए, मुमकिनात का जायज़ा लिया जाए। तो उसके बाद वो पंजाब असम्बली में पेश होगा, मंजूर होगा, फिर वो बिल चला जाएगा इलेक्शन कमीशन के पास। देखिए, तवक्कुआत इसलिए बढ़ी हैं कि एक तो मियाँ नवाज शरीफ ने भी ऐलान किया, इलेक्शन कमीशन ने भी ऐलान किया, फिर उस पर उनकी फेवर में भी रहा। एग्जैक्टली और फिर उनकी संजीदगी इससे भी ज़ाहिर हो रही है कि यहाँ पर बाकायदा वो कमेटी के सपुर्द कर दिया कि 2 महीनों में पंजाब असम्बली को रिपोर्ट दें, अगले बजट में ये मुमकिन तौर पर इसके जो अखराजात है वो भी रखने जा रहे हैं। तो फिर इसलिए लग रहा है कि यहाँ पर थोड़ी सी पॉलिटिकल हलचल क्रिएट करना चाहती है। देखिए, इससे इनको PTI पर काबू पाने में भी मदद मिलेगी, जो PTI धरने दे रही है। ये आपको लगता है कि अगर बल्दियाती इलेक्शंस हो जाते हैं और अगर हम 2015-17 के वो इमेज को सामने रखें, तो क्या फेवर लगती है आपको कि नून लीग की फेवर में बढ़ावा होगा अगर बल्दियाती इलेक्शंस हो जाते हैं और लोकल बॉडी बन जाती है? 2017 में पंजाब के जो 36 ज़िले थे उसमें से कमोबेश 33-34 नून लीग ने जीते थे। तो अभी जो पहला मरहला होगा वो गैर जमाती होगा, दूसरे मरहले में जमाती बुनियादों पे होंगे। मैं एक चीज़, क्या आप मेरी इस पर एग्री करेंगे कि देखें सारी बातें एक तरफ, लेकिन जो अवामी सपोर्ट, अवामी रद्द-ए-अमल, जो अवामी सोच है और जो सपोर्ट है वो हमें दूसरी पार्टीज़ की जानिब उनका रुझान नज़र आता है। तो क्या इससे इनको कहीं बैकलैश आपको मुतवक्को है? वैसे 2024 के बाद कोई ख़ास बड़ा एहतजाज हुआ नहीं कि जिससे मुझे लगे कि ये सपोर्ट कहीं तकसीम हुई है। मुझे लग रहा है कि जो फरवरी 24 के इलेक्शंस हुए थे उसके बाद PTI या मुखालफिन ज़्यादा कमज़ोर हुए हैं। उसके बाद वो अपनी अवामी ताकत ना तो असम्बली में ले जा सके हैं, ना ही असम्बली में कोई वो डेंट डाल सके हैं, ना KP की हुकूमत कुछ इस तरह से कर सकी है कि जिससे पंजाब के कारकुनान बड़े पुरुमीद हों या पंजाब के MP MNAs हों। इसलिए मुझे नहीं लग रहा कि वो MP MNAs इस पोजीशन में भी होंगे कि वो इलेक्शन पर असरअंदाज हो सकें या मुखालफिन इकट्ठे हो सकें कि वो PMLN के ख़िलाफ़ कोई इत्तेहाद बना सके। इसलिए कोई ख़ास बड़ा जितना सोशल मीडिया पे जिन बना के पेश किया जाता है उतनी बात है नहीं है।
कमज़ोर हो चुके हैं, कोई भी बात करने वाला नहीं है, फैमिली आपस में तकसीम है, वोटर सपोर्टर्स या जो बड़े लोग या पार्टी उस तरह से मौजूद नहीं है, पार्टी का निशान मौजूद नहीं है, तो इसलिए वो कोई बड़ा मुकाबला करने की पोजीशन में नहीं है। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। खमीस ज़रात, आइए आगे बढ़ते हैं और आज के प्रोग्राम के हवाले से अब्दुल रहमान साहब हमारे साथ मौजूद रहे, मज़ीद शख्सियात भी मधु हैं और उनके साथ भी टाइम सेट है, आइए उनसे भी मुलाकात करते हैं, उनका क्या कहना है बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से, आइए जानते हैं। ख़वातीन हज़रात, आज के टॉपिक के हवाले से शख्सियत से मुलाकात का सिलसिला जारी है। बल्दियाती इलेक्शंस 2025 एक बार फिर से हलचल है पंजाब असम्बली में और इस हवाले से डिस्कशन करने के लिए राना नईम दस्तगीर साहब के साथ हम मौजूद हैं। आप फॉर्मर मेंबर ऑफ ज़िला कौंसिल भी रहे हैं, आप मेंबर ऑफ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन भी रहे हैं, यूनियन नाज़िम भी रहे हैं और ज़िले असम्बली में आप अपोजिशन लीडर के तौर पे भी अपनी खिदमत सर अंजाम दे चुके हैं एंड ऑफ कोर्स डिस्ट्रिक्ट अर्बन प्रेसिडेंट पीपल्स पार्टी फैसलाबाद भी हैं। सो बल्दियात के हवाले से और जो लोकल इश्यूज़ हैं और लोकल बॉडी के हवाले से डिस्कशन मेरे ख्याल से सर से बेहतर आज के प्रोग्राम में और कोई नहीं करेगा। सर कैसे, आप ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। सर एक बार फिर से आपसे मुलाकात है और बल्दियात इलेक्शंस 2025 एक बार फिर टेबल पे है, सर क्या कहेंगे? ये महज टेबल पे ही हैं फ़िलहाल, इसके आगे कुछ होता नज़र नहीं आ रहा। और आपके सवाल जो थे वो दो हिस्सों में थे, एक शहरी मसाइल और एक बल्दियात। मैं पहले किसका जवाब दूं? सर देखें, बल्दियात है, तुम सबसे पहले बल्दियात पे बात करते हैं। मौजूदा जो बल्दियात का बिल पास हुआ है रिसेंटली पंजाब असम्बली से, जो कि अब नाफिज़ुल अमल भी हो चुका होगा, ये बहुत एक फजूल और क्या कहते हैं कि इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। जिस तरीके से इसको किया गया है कि जिसका चेयरमैन डीसी होगा, जिसमें चेयरमैन का इंतखाब शो ऑफ हैंड से होगा, उसमें बैलेट की या आवाम की राय किधर गई? ये बिल्कुल गलत बात है, ये मजाक है आवाम के साथ और मुल्की वसाइल से खेलने का एक और तरीका ईजाद किया जा रहा है। दूसरी बात कि जितनी भी डेवलपमेंट के फंड्स हैं, ग्रांट्स हैं, ये पार्लियामेंटेरियन का काम नहीं है, ये एमएनए या एमपीएस का काम नहीं है, ये लोकल बॉडी का काम है। उसके लिए सही इस्तेमाल में और सही तरीके से इस्तेमाल के लिए बल्दियात में ट्रू रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है। आवाम की उसमें बराह रास्त शमूलियत और अख्तियार का होना बहुत ज़रूरी है उनके नुमाइंदों के पास, जो कि नहीं है। तो ये तो बड़ी एक फजूल सी बात है कि शो ऑफ हैंड के ज़रिए होगा, बंदों को पकड़ के कर लेंगे, तरगीब दे के कर लेंगे, डरा धमका के धौंस धांधली से कर लेंगे, ये गलत बात है। दूसरी बात ये कि उसके अंदर जो है कि डीसी चेयरमैन होगा, वो बात तो ख़त्म होगी, सरकार होगी और ये सरकार के एजेंट होंगे जो नाम निहाद मेंबर होंगे। इसलिए इस पर बात करना, इसको ज़ेरे बहस लाना मीडिया का और लोगों का और सुनने वालों का वक्त ज़ाया करने का मुद्रा था। अच्छा सर, क्योंकि ये एक बहुत ज़रूरी अमल भी है और हमारे लोकल इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए लोकल बॉडी का होना शुरू से ही बड़ा ही अव्वल और इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहा है। देखें 2017 के बाद से अब तक हुकूमतें आई, तब्दील होती गई, स्टेबिलिटी ना अपर लेवल पे नज़र आई, तो लोकल बॉडी में हमें कहाँ स्टेबिलिटी नज़र आनी थी। आप मुझे ये बताइए, देखिए आपकी पार्टी के डेफिनेटली हर पार्टी के एजेंडे होते हैं, एक मैंडेट होता है। आप मुझे बताइए आपकी तजावीज़, चले हम उसको उस पर बाद में डिस्कस करते हैं, अगर आप दोबारा से इस लोकल बॉडी का हिस्सा बनते हैं, आपकी पार्टी दोबारा से पावर में आती है किसी भी पोजीशन पे, तो आप किन चीज़ों को फोकस करेंगे? हम सबसे पहले तो जो बल्दियात के अख्तियारत हैं उनको बहाल करेंगे, उनके वसाइल को रिलीज़ करेंगे, फ़ंड्स को, और वो जो आवाम के हकीकी नुमाइंदे होंगे वो मुकम्मल तौर पर मजाज और बाख्तियार होंगे उन फ़ंड्स के इस्तेमाल में, और अवामी मुश्किलात के अजाले के लिए वो पीपल्स पार्टी तमाम इक़दाम करेगी। सर अभी तक मैंने जहाँ तक देखा है हमारे यहाँ, अगर हम फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो ओवरऑल जो झुकाव है अवामी, हमें दो पार्टीज़ के बीच में रहा है। पीपल्स पार्टी का वो कदम या पीपल्स पार्टी की वो जो एक किसी भी शहर या किसी भी ज़िले या किसी भी सूबे के अंदर जो एक अपनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, उस तरह से हमें पार्टी उस तरह से स्ट्रॉन्ग नज़र नहीं आई। क्या रीज़न लगता है आपको? ये सिर्फ पंजाब की हद तक आपको ऐसा नज़र आ रहा है। जहाँ तक कौमी या मुल्की सियासत की बात है कि पीपल्स पार्टी इस मुल्क में खुदाई मखलूक की वाहद नुमाइंदा जमात है, फेडरेशन की अलामत जमात है, जिसने इस
मुल्क के लिए बहुत सी आइनी इस्लाहात की। पीपल्स पार्टी आइन की खालक और जमहूरियत की मुहाफ़िज़ वाहिद सियासी जमात है। पंजाब में जो हमारी सूरत हाल है वो अगरचे वो इतनी हौसला अफजा नहीं है, लेकिन मुल्क में सदर मुमलिकत का ओहदा, 2 सूबों में गवर्नर, 3 सूबों में वज़राए आला, बलूचिस्तान, सिंध और गिलगित बल्तिस्तान में हमारी हुकूमतें मौजूद हैं। सेनेट के चेयरमैन पीपल्स पार्टी से हैं। कौमी असम्बली के जो डिप्टी स्पीकर हैं वो पीपल्स पार्टी के हैं। इसके अलावा सेनेट और कौमी असम्बली में बड़ी जमात के तौर पर मौजूद है, और हमारे जितने भी लोग हैं वो आइन और जमहूरियत की बालादस्ती पर यकीन रखने वाले लोग हैं। ये सबसे बड़ी हमारी खूबी है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये पीपल्स पार्टी का तुर्रा इम्तियाज़ है कि उसने हमेशा पब्लिक मैंडेट को तस्लीम किया है। इसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े। अच्छा सर, जैसे कि हमने पहले भी इस बारे में ज़िक्र किया है कि जो एक संजीदगी है बल्दियाती इलेक्शंस को लेकर के, कभी भी वो उस तरह से नज़र नहीं आई। खा बात होती है, टेबल पर चीज़ें आती हैं, लेकिन वो लिंगर हो जाती हैं, मतलब उनमें डिले आ जाता है। अभी भी 2 माह का जो पीरियड जिसमें जवाब तलबी की गई है कमेटी की जानिब से, आपको लगता है कोई मैच्योर रिजल्ट्स निकलेंगे? बहुत बिल्कुल नहीं। अगर निकले भी, अगर ये हो भी गए तो इनका कोई फ़ायदा नहीं होगा। डीसी तो पहले ही बाख्तियार है, और इस वक्त जो अलमिया है कि जो नून लीग के हुकूमती शिकस्त खुर्दा उम्मीदवार हैं उनकी डेवलपमेंट की स्कीमों पर तख्तियाँ और बैनर लग रहे हैं। ये बहुत बड़ा जुल्म है, धोखा है, और मुल्की वसाइल के साथ नाइंसाफ़ी है। ठीक है। अच्छा सर, मैं आपसे एक आखिरी सवाल करना चाहूँगा कि ओवरऑल जो इख्तियारात हैं, ज़ाहिर है अपर बॉडी के हैंड ओवर हैं। बल्दियाती इलेक्शंस होने के बाद जब लोकल बॉडी के पास पावर आती है तो ज़ाहिर है अखराजात भी शेयर हो जाते हैं, जो फंडिंग्स हैं वो शेयर हो जाती हैं, और फिर इख्तियारात भी जो है वो शेयर हो जाते हैं। तो क्या इस बात को आप तस्लीम करेंगे कि जो अपर बॉडी है वो चाहती ही नहीं है कि बल्दियाती इलेक्शंस हों? वो चाहती है कि अख्तियारात सारे उनके पास ही रहें। बल्दियात के अगर भी नुमाइंदे आएँ तो वो उन्हीं के गुमाश्ते आएँ। लफ्ज़ मैंने थोड़ा सा गैर महज़ब ज़रूर बोला है, लेकिन हकीकत यही है। सर, इन दी एंड देखने वाले भी हमारे सामने हैं, और आपका पैगाम बड़ा ज़रूरी है। अगर इलेक्शंस अनाउंस हो जाते हैं, चलें हम मान लेते हैं, तो क्या रिक्वेस्ट करेंगे आप आवाम से? बिल्कुल कि ये जो इलेक्शन हो रहे हैं इसके बारे में मौके पर हमारी पार्टी फ़ैसला करेगी, जो वो फ़ैसला करेगी हम उस पर अमल पैरा होंगे। लेकिन ये जब उनके नुमाइंदे अपनी मर्ज़ी का चेयरमैन मुंतखब नहीं कर सकेंगे तो इन इलेक्शन का फ़ायदा क्या है? थैंक यू वेरी मच फॉर प्रेशियस टाइम सर। खबरदार हज़रात, अब आइए आगे बढ़ते हैं। बल्दियाती इलेक्शंस 2025 और रेलिवेंट शख्सियात से मुलाकात, और इनका पैगाम, इनकी सोच और इनकी राय इस हवाले से क्या है आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश है। आइए आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम में मज़ीद शामिल करते हैं हमारे साथ। खबरदार हज़रात, वेलकम बैक। और मुलाकात जारी है उन तमाम शख्सियात से जो आज के इस टॉपिक से रेलिवेंट हैं। और बल्दियाती इलेक्शंस ऑफ कोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, लोकल बॉडी का होना बहुत ज़रूरी है। बार इस पर बात भी हो चुकी है, आज भी हम दोबारा से थोड़ा इस पर नज़रसानी कर रहे हैं और थोड़ा रिव्यूज़ लेने की कोशिश कर रहे हैं उन तमाम जमातों के सरबराहान से जो फैसलाबाद में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं कई सालों से। हमारे साथ मियाँ काशिफ महमूद साहब मौजूद हैं, आप मेंबर CEC अवामी तहरीक हैं। सर से गुफ्तगू का जो मेन रीज़न है वो यही है कि जैसे बाकी जमातों के सरबराहान से मुलाकात की है, सो हमारी CEC जो हमारी अवामी तहरीक है, इससे रेलिवेंट भी इनके क्या मकासद हैं, सोच है लोकल बॉडी के लिए, और बल्दियाती इलेक्शंस इनके लिए कितनी इंपॉर्टेंस रखते हैं, और क्या ये समझते हैं कि जिस तरह से दोबारा से टेबल पर चीज़ें हैं क्या वाकई में बहुत मैच्योर हैं और वो बहुत संजीदगी के साथ हैं, या वो भी सिर्फ हवा में होने वाली ही हैं? सर कैसे हम ठीक ठाक हैं? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत शुक्र, आप खैरियत से हैं? सर शुक्र अल्लाह का, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा सर, बल्दियाती इलेक्शंस 2025 दोबारा से फिर टेबल पे हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? मेरे ख्याल में जैसा आपने पहले एक जुमला बोला कि ये हवा में ही बातें रह जाएंगी, तो अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड देखें डेमोक्रेटिक सो कॉल्ड जो हुकूमतें बनती हैं, कभी भी पाकिस्तान के अंदर जमहूरी हुकूमतों ने बल्दियात के इंतखाबात नहीं करवाए। 2013 के अंदर जब नवाज़ गवर्नमेंट थी तो उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर बल्दियाती इलेक्शंस हुए, और मैं उन इलेक्शंस में इसी यूनियन कौंसिल से चेयरमैन इलेक्ट हुआ था। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई, और ये गवर्नमेंट जो थी ये बल्दियाती निज़ाम को लेकर आने का नारा ही
جو ہے وہ ان کے مینیفیسٹو کے اندر ایک نیوکلیس کی حیثیت رکھتا تھا بٹ یہ کہ بدقسمتی کے ساتھ آتے ہی جو سب سے پہلا کام اس حکومت نے کیا وہ بلدیات کے اداروں کو معطل کیا گیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سو کالڈ ڈیموکریٹک گورنمنٹس آتی ہیں شاید ان کو بلدیات کا نظام اور لوکل باڈیز الیکشن سوٹ نہیں کرتے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو ممبران صوبائی اسمبلیز ہیں, جو نیشنل اسمبلی کے ممبرز ہیں, جب آپ بلدیات کی گورنمنٹ جو ہے اس کا انعقاد کرتے ہیں تو پھر شاید ان کے ڈیرے, ان کی بیٹھکیں اور ان کے جو دربار گوہر بار ہیں ان کی رونقیں ماند پڑ جاتی ہیں. اور ایک عام آدمی جو لوکل گورنمنٹ کے ذریعے سے الیکٹ ہوتا ہے وہ ایک 11 رکنی یا 13 رکنی ایک ٹیم ہوتی ہے جس میں کونسلر سے لے کر وائس چیئرمین اور چیئرمین ہوتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کا تعلق گلی محلے سے ہوتا ہے, جن کا تعلق متوسط طبقے سے ہوتا ہے, جن کا تعلق لوئر متوسط اور مڈل کلاس سے ہوتا ہے, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ جن کا تعلق غریب طبقے سے ہوتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو پبلک کے اور عوام کے حقیقی نمائندہ ہوتے ہیں. اور جب ان لوگوں کے جو ہیں وہ غرباء کی بیٹھکیں آباد ہونے لگتی ہیں اور ایک عام آدمی کی پہنچ ایک عام اپنے نمائندے تک ہوتی ہے تو شاید یہ وہ ایک ایلیمنٹ ہے جو یہ لیجسلیٹرز جو ہیں شاید وہ برداشت نہیں کر پاتے. سر اتنے ڈیلے کا ریزن آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں 2017 کے بعد سے لے کر اب تک اب 25 آ رہا ہے, آلموسٹ 3 اور 5 8 سال ہونے کو ہیں. دوبارہ سے بات چھڑی ہے پنجاب اسمبلی میں اور 2 ماہ تک جو رپورٹ ہے اس کی بھی طلبی کی بات کی گئی ہے. آپ کو لگتا ہے اس میں کہیں سنجیدگی؟ اگر سنجیدگی ہوتی تو اس گورنمنٹ کے آتے ہی بلدیات کے الیکشنز ان کا سب سے پہلا کام ہوتا. یہ گورنمنٹ جو ہے یہ خوف ان کے جو ہے وہ دل و دماغ کے اوپر مسلط ہے, خوف ہے ہار کا, اور ان کے ذہنوں کے اندر یہ بات راسخ ہو چکی ہے کہ شاید لوگ بلدیات کے اس الیکشنز کے اندر ان کو ووٹ نہیں کریں گے. یہ وہ خوف ہے جس کی بنیاد کے اوپر یہ بلدیاتی الیکشنز نہیں کروا رہے. میں یقین سے کہتا ہوں کہ یہ جو بل ابھی ٹیبل ہوا ہے اگر ہم اس کے خد و خال کو دیکھیں تو وہ سارے کے سارا جو سسٹم یہ لے کے آنا چاہتے ہیں وہ مور دین 99% موجودہ گورنمنٹ کو سپورٹ کرنے والا سسٹم ہے. لیکن اس کے باوجود خوف کا بت اتنا تگڑا ہے کہ یہ مجھے نہیں لگتا کہ الیکشن کروا پائیں. اچھا سر, ہم تھوڑا سا اگر بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں تو جب مسلم لیگ نون کی حکومت رہی پی ٹی آئی کے دور سے پہلے, تو تب جب بلدیات کے الیکشنز تھے تو اس میں پنجاب میں مسلم لیگ نون کی کافی سپورٹنگ رول رہا ہے اوور آل عوامی اگر ہم بات کریں. تو ابھی بھی اگر اسی سوچ کے ساتھ یہ دوبارہ سے بلدیات الیکشنز کو اگر ہونے دیتے ہیں تو جو پہلا ایکسپیرینس ہو چکا ہے وچ واز ویری پازیٹیو, آپ کو لگتا ہے کہ اس بار بھی وہی ایک سوچ جو لے کر کے یہ اگر چاہیں گے بھی تو ویسا ہی رزلٹ ملے گا یا رزلٹ مختلف ہوں گے؟ میں آپ کے ریکارڈ کے لیے بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت 2013 میں پنجاب بھر کے اندر کوئی ایک ڈسٹرکٹ بھی ایسا نہیں تھا جس میں ادر دین نواز لیگ جو ہے وہ کسی گورنمنٹ کسی پارٹی کی گورنمنٹ بنی ہو. 100% اضلاع کے اندر انہی کی گورنمنٹ بنا تھی. لیکن اب یہ لوگ اس لیے نہیں کروانا چاہتے کہ حالات اور جو پولیٹیکل سرکمسٹانسز ہیں وہ اتنے چینج ہو چکے ہیں کہ انہوں نے جو سٹرکچر ابھی پنجاب اسمبلی کے اندر پیش کیا ہے اس میں انہوں نے بڑا مضحکہ خیز اس نظام کا فارمیٹ بنایا کہ پہلے تو انہوں نے ڈائریکٹلی چیئرمین یا وائس چیئرمینس کے الیکشن یہ نہیں کروا رہے, اور پہلے فیز کے اندر یہ غیر جماعتی الیکشنز کروا رہے ہیں. پوری یونین کونسل کے اندر صرف جنرل کونسلرز کے الیکشن ہوں گے اور پہلے سے نمبر 9 تک آنے والے الیکشن جیتیں گے اور وہ غیر جماعتی ہوں گے. جب وہ غیر جماعتی ہوں گے تو پھر وہ 9 لوگ اپنے اندر ہی ود ان 9 کونسلرز جو ہیں وہ 2 خواتین کو الیکٹ کریں گے, ایک یوتھ کو الیکٹ کریں گے, ایک لیبر کو اور ایک مائنورٹی کو. جب یہ 13 لوگوں کی کیبنٹ نمبر جو ہیں وہ ایک یونین کونسل کے الیکٹڈ لوگوں کے پورے ہو جائیں گے تو پھر یہ اپنے سے ہی ایک چیئرمین
اور 2 वाइस चेयरमैन इलेक्ट करेंगे। अब वो जो चेयरमैन और 2 वाइस चेयरमैन होंगे उनको विद इन 10 और 15 डेज़ कोई ना कोई जमात जो है वो ज्वाइन करना होगी। इसका मतलब ये है कि जब जनरल काउंसलर्स इलेक्ट हो जाएंगे तो वेरी नेक्स्ट डे, बल्कि उसी रात एक मंडी सजेगी, बिल्कुल उसी तरह जैसे मंडी मवेशियाँ सजती है। लोगों को वहाँ से उठाया जाएगा, लोगों को पैसा दिया जाएगा, लोगों को किडनैप किया जाएगा, लोगों को अगवा किया जाएगा, पोलिटिसाइज चीज़ों को किया जाएगा, और एक ख़ास जमात की हुकूमतें बनाने के लिए जो है वो फिर से वही पुरानी छांगा मांगा की सियासत का आगाज़ किया जाएगा जो इनकी पहचान है। ठीक है सर। एट द एंड ऑफ द डे आप अपनी पार्टी को भी लीड करते हैं, आप देखने वालों को क्या पैगाम देंगे अपनी तरफ से, स्पेशली बल्दियाती इलेक्शंस के हवाले से? मैं समझता हूँ कि तारीख रात जो है ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कानून है, उसके बाद सुबह सादिक जो है वो तलू हुआ करती है। बल्दियात एक ऐसा निज़ाम है कि पाकिस्तान अवामी तहरीक ये समझती है कि इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत अगर हम चाहते हैं तो उसके लिए हमें सबसे पहले लोकल गवर्नमेंट जो बॉडीज़ के इलेक्शंस हैं उसके ऊपर फोकस्ड होना पड़ेगा, और हमें अपनी गली से, अपने मोहल्लों से, अपने चौकों से, चौराहों से उन लोगों को इलेक्ट करना होगा जो पढ़े लिखे हैं, जो एनर्जेटिक हैं, जो कैपेबल हैं, जो एफिशिएंट हैं और जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। हमारी तरजीहात हमारी जमातें नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारी तरजीहात में सबसे पहले पाकिस्तान होना चाहिए और पाकिस्तान के अंदर हकीकी जमहूरी निज़ाम होना चाहिए। बिल्कुल सर, एब्सोल्युटली सर, थैंक यू वेरी मच फॉर प्रेशियस टाइम। खबरें हज़रात, प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं और इसी बात के साथ कि बल्दियाती इलेक्शंस होना बहुत ज़रूरी है। लोकल बॉडी होगी तभी लोकल सतह पर मसाइल हल हो पाएंगे। जो रेलिवेंट शख्सियात थी उनकी बात, उनकी सोच आप तक पहुँचाई। अब आपने ये फैसला करना है कि आपने किस जानिब जाना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।